नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम जेल वार्डर का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है जेल वार्डर की वैकेंसीज आ गई है। टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज जो है वो है 91, जिसमें से 77 मेल की है और फीमेल के लिए 14 वैकेंसीज है। और इस बार जो एग्जाम है वो जेल डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करेगा। पिछली बार 2019 में एग्जाम हुआ था, तब भी जेल डिपार्टमेंट ने ही है जो एग्जाम लिया था। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हमें आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। पिछली बार 85 जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन होती थी। तो 85 क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम दिया था वो 1 घंटे का जो है टाइम दिया गया था। इस बार आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो आपको टाइम लिमिट दी जाएगी वो 1.5 घंटे की दी जाएगी। क्योंकि मेन जो चीज़ रहती है इन एग्जाम्स वो रहती है टाइम की। क्योंकि 1 घंटे में 85 क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें रीजनिंग भी होती है, मैथ्स भी होती है, जिसमें जो है टाइम लगता है। तो इस बार अगर 100 क्वेश्चन पूछेंगे तो 1.5 घंटे का टाइम तो इन्हें देना ही पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या था और क्या आप उस पेपर को अच्छे से कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, आपकी तैयारी उस लेवल की है या नहीं है। तो पहले ही बता दूं, पेपर इजी था मगर टाइम कम था, इस वजह से जो है 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल था। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ड्यूरिंग हुज राइन वॉज द फेमस स्टैचू ऑफ श्री रघुनाथ जी ब्रॉड फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू। तो किसके शासन काल में जो श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा थी उसे अयोध्या से कुल्लू लाया गया? तो बताइए, जो अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी रघुनाथ जी की प्रतिमा यानी मूर्ति, उस समय कुल्लू का राजा कौन था? तो राजा पृथ्वी सिंह थे, राजा जगत सिंह थे, राजा बिधि सिंह थे, राजा प्रताप सिंह थे। तो फर्स्ट राइट आंसर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह उस समय कुल्लू के राजा थे, जब दामोदर दास जो थे उन्होंने अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू लाए थे। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। रघुनाथ जी की जब मूर्ति कुल्लू लाएगी तब उस समय कुल्लू के राजा राजा जगत सिंह थे। आपको साथ ही कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ गई थी जेल वार्डर के एग्जाम में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कितने क्वेश्चन आपको जो है वो ठीक करने पड़ेंगे इस बार। सेकंड देखते हैं, पब्बर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो पब्बर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है जो पब्बर रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है? रावी की है, सतलुज की है, ब्यास की है, यमुना की है? तो 5 मेन रिवर से हिमाचल प्रदेश में, रावी, सतलुज, ब्यास, यमुना, चिनाब। तो यहाँ पूछा है जो पब्बर है वो किसकी सहायक नदी है? बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है यमुना। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? पब्बर है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी डी है, यमुना। थर्ड देखिए, द प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस श्रीखंड महादेव इज सिचुएटेड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो धार्मिक महत्व का स्थल श्रीखंड महादेव निम्न में से किस जिले में है? तो बताइए, एक प्लेस पूछा है आपसे श्रीखंड महादेव, ये कहाँ पर है? मंडी में है, कुल्लू में है, कांगड़ा में है, चंबा में है? तो थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो कुल्लू में है आपका श्रीखंड महादेव। तो श्रीखंड महादेव ये स्थान कहाँ पर है? ये आपका कुल्लू में है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर व्हाट रीजन इज मलाना विलेज ऑफ कुल्लू फेमस। तो कहना चाहता है कुल्लू का मलाना गांव किस कारण जो है प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, खनिज निक्षेपों के कारण, हाइडल परियोजना के कारण, कुछ कृषि के कारण, या प्राचीनतम लोकतंत्र के कारण। तो बताइए जो मलाना विलेज है जो कि कुल्लू में पड़ता है वो किस लिए फेमस है? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर वो है प्राचीनतम लोकतंत्र। तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है मलाना में देखने को मिली है। तो मलाना विलेज किस लिए फेमस है? प्राचीनतम लोकतंत्र के कारण। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिफ्थ देखिए, इंडिया फर्स्ट ई विधान मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च्ड। तो भारत का प्रथम ई विधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है जो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, यानी 2019 में पूछा, तो उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि ई विधान मोबाइल ऐप है जो कि भारत का पहला है, वो किसने लॉन्च किया था? गोवा ने, केरला ने, हिमाचल प्रदेश ने, या महाराष्ट्र ने? तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने ही 2019 में जो ई विधान मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया था। ठीक है, इंडिया का पहला स्टेट बना था। तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसलिए एग्जाम में डाल दिया था। तो करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। 85 क्वेश्चन में से एक यही क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का देखने का मिलेगा। तो करंट अफेयर पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। मेन आपके जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी के भी अच्छे क्वेश्चन आए थे और इंग्लिश के भी। तो इन 4 सब्जेक्ट में तो ज़्यादा फोकस रखना ही है। बाकी जीके इतनी टफ लेवल की नहीं थी, वो आप कर सकते हो। एक सिंपल बुक भी लोगे वहाँ से भी जो है आप कवर कर सकते हो। तो जीके पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यही जो है आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंट्री ऑफ ब्रिक्स। तो इनमें में से कौन सा ब्रिक्स का एक सदस्य नहीं है? तो आपको बताना है जो ब्रिक्स संगठन है इसका इनमें से कौन सा जो है सदस्य नहीं है? ब्राजील, रशिया, भारत या रोमानिया? तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म अगर ये देखिए, ब्रिक्स बना कैसे था? ब्राजील, बी से ब्राजील हो गया, आर से रशिया हो गया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो देखिए कौन सी जो है कंट्री इसमें नहीं आ रही, वो है रोमानिया। तो रोमानिया इसका सदस्य नहीं है। ब्राजील, रशिया और भारत ये तीनों ही है। जो चौथा ऑप्शन दिया है रोमानिया, ये ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
7 देखिए आईआरडीपी से तात्पर्य है, तो आपको आईआरडीपी की फुल फॉर्म बतानी है। सिंपली आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बताइए। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आईआरडीपी में भी होते हैं, तो बताइए आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। उनके घर के बाहर भी लिखा होता है जो आईआरडीपी में होते हैं, तो बताइए क्या फुल फॉर्म होती है इसकी। डायरेक्टली आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 7th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 8th देखिए, द पर्पस ऑफ आरटीआई एक्ट इज, तो आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है, तो बताइए आरटीआई जो अधिनियम है उसका उद्देश्य क्या है। तो आरटीआई आप जैसे लेते हो कोई बच्चे के, आपको नंबर जानने हैं कि हाँ इसके नंबर कितने आए, इसकी सिलेक्शन हो गई। कभी कभार जो है डिपार्टमेंट जो है नंबर ही नहीं बताता और सीधा लिस्ट भेज देता है कि हाँ इन बच्चों की सिलेक्शन होगी। तो आपने जानना है कि इस बच्चे के कितने नंबर है, आपको लगा कि हाँ इसके नंबर तो आ ही नहीं सकते थे, तो आप जो है उनसे आरटीआई मांग सकते हैं कि हाँ भाई नंबर बताइए, या फिर मेरे नंबर बताइए। किसी किसी एग्जाम में आपके खुद के नंबर नहीं बताते, ताकि आपको कॉन्फिडेंस होता है आपके ज़्यादा नंबर आने थे और आपके जो है नंबर ही नहीं बताए गए, सीधा लिस्ट बताई गई कि हाँ इन बच्चों का जो है सिलेक्शन हो गया है। तो आप अपने नंबर जानने के लिए भी आरटीआई डाल सकते हैं। तो आरटीआई का उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन देखते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित कराना, सार्वजनिक स्थानों पर सरकार द्वारा सूचना प्रदान करना, सूचना प्राप्त व्यक्ति द्वारा आम जनता को सूचना प्राप्त करना, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर क्या है, 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करवाना। तो जो भी आपके इंस्टीट्यूशन होगी जहाँ से भी आपने जो है सूचना लेनी है, आप उनको जो है आरटीआई भेजोगे कि हाँ मेरे नंबर बताओ, तो उन्हें वो है सुनिश्चित कराना पड़ेगा, जो भी आपकी आरटीआई होगी उसका जो है आंसर देना पड़ेगा, अगर वो दे सकते हैं। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 9 देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज द, तो संविधान की व्याख्या के अनुसार भारत एक, तो ये जो आपने पॉलिटी पढ़ोगे उसमें सबसे पहली चीज़ दी होती है जो संविधान में है, उसमें इंडिया को क्या बोला गया है, भारत को क्या कहा गया है। भारत राज्यों का संघ है, ऑप्शन ए है भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का गणराज्य है, राज्यों का महासंघ है, या एकात्मक राज्य है। तो बताइए जो भारत है वो क्या है, वो है राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ है। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10 देखिए, विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो बताइए कौन सा है, गुलाब है, सूर्यमुखी है, गेंदा है, कमल है। तो 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत का जो नेशनल फ्लावर है वो कमल है, यानी लोटस है, ठीक है, लोटस जो है नेशनल फ्लावर है इंडिया का। 10th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 11 देखिए, एम्स्टरडेम इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो एम्स्टरडेम है वो किस देश की राजधानी है। तो बताइए किसकी राजधानी है, स्विट्जरलैंड की है, नीदरलैंड की है, फिनलैंड की है, या आयरलैंड की है। तो बताइए एम्स्टरडेम जो है किसकी राजधानी है। 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है नीदरलैंड। तो जो नीदरलैंड है उसकी राजधानी है एम्स्टरडेम। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो कभी कभार सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं और उसमें भी हम फंस जाते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम आपको ये क्वेश्चन आ जाता तो थोड़ा कंफ्यूज आप जरूर होते हैं कि एम्स्टरडेम किसकी कैपिटल है। आपने इतनी सारी कैपिटल पढ़ी होगी, मगर ऑप्शन भी ऐसे दे रखे हैं, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड। तो थोड़ा ईजी क्वेश्चन है मगर जो है ट्रिकी है। तो कभी कभार ईजी क्वेश्चन में भी हम फंस जाते हैं, जिस वजह से हमारी सिलेक्शन नहीं होती। तो ईजी क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं करने, हार्ड तो ऐसा है सबके लिए हार्ड हो गए, वहाँ तो कुछ कह नहीं सकते, मगर जो ईजी है वहाँ गलती नहीं करनी, उसी की वजह से जो है सिलेक्शन आपकी रुकती है। 12 देखिए, हु वॉज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो भारत का लौह पुरुष किसको कहा गया है। तो बताइए भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाला लाजपत राय को, एस.एन. बैनर्जी को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो क्वेश्चन का लेवल इजी था, मैं आपको कट ऑफ बताता हूँ। जैसे अगर मंडी में बताऊँ तो मंडी में जो थी 72 गई थी कट ऑफ आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 में से 85 का जो है पेपर हुआ था, उसके बाद 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन भी थी। उसके बाद जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में वो 72 थी, बाकी अलग अलग कैटेगरी में जो है ऊपर नीचे कट ऑफ हो जाती है। वैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ कुल्लू, तो कुल्लू में शायद उससे भी कम कट ऑफ गई होगी, 69 के अराउंड गई होगी। तो जो कट ऑफ थी आपकी वो इतनी गई थी 69 से 75 के बीच में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो 100 में से जो है आपकी इतनी कट ऑफ गई थी 69 से 75 के बीच में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जाती है। मान लीजिए कांगड़ा में जो कट ऑफ ज़्यादा है और कुल्लू में कम भी आपको देखने को मिल सकती है, शिमला में ज़्यादा देखने को मिल सकती है, मंडी में कम देखने को मिल सकती है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो है इसकी कट ऑफ जाती है और कैटेगरी वाइज भी जो है वो वेरी करती है। मगर 69 से
या फिर 66 भी बोल सकते हो, कहीं कहीं मैंने 66 भी देखी थी कैटेगरी में, ठीक है। 66 से 75 के बीच में जो है कट ऑफ गई थी। बाकी ये आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है कि वहाँ बच्चों ने जो है स्कोर कैसा किया है, कहीं पर ज़्यादा भी हो जाएगी, कहीं पर कहीं भी हो जाएगी। मगर आप देख सकते हो 100 में से ये कट ऑफ जा रही है आपकी आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन जो फाइनल सिलेक्शन हुई थी। तो पेपर ईजी लेवल का है, कट ऑफ भी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिली थी इसमें। और आप देख सकते हो जो आपकी कैटेगरी है, जैसे अगर आप जनरल से अप्लाई करते हो, जनरल से कोई भी अप्लाई कर सकता है, मगर जो उसमें होता है 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए। मान लीजिए एससी की 1 सीट है और जनरल की 4 सीट है, और एससी वाले की जो उम्र है वो है 24 साल, और वो बोले मैंने जनरल से अप्लाई करना है यानी अनरिजर्व से अप्लाई करना है, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ कट ऑफ जो आपकी एज की है वो 18 से 23 है, तो वो तो 24 साल का हो गया। अपनी कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए कोई एससी का है जिसकी उम्र है 21 साल और एससी में 1 सीट है और जनरल में 4 सीट है, तो वो जो है जनरल से यानी अनरिजर्व से अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसकी जो एज है वो 18 से 23 के बीच में आती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जब भी आप अनरिजर्व से अप्लाई करो तो एज लिमिट भी आपकी वहाँ दे रखी है। तो ऐसा ना हो आप 24 साल के हो या 25 साल के हो और आपने जो है अनरिजर्व से अप्लाई कर दिया और बाद में जो है आपको निकाल दे, चाहे आपकी सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि आपकी एज जो है अनरिजर्व के लिए 18 से 23 जो है वो निर्धारित कर रखी है। तो ये चीज़ भी है जो आपको पता होनी चाहिए अप्लाई करते टाइम। तो इस टाइम जो है अप्लाई हो रहा है आपका जेल वार्डर के लिए, तो ये जो है आप चीज़ ध्यान में रखना अप्लाई करते हुए। 13 क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा है? सितार से, सरोद से, शहनाई से या बांसुरी से? तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है शहनाई से, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो नाम है वो शहनाई से जो है जुड़ा हुआ है, तो शहनाई बजाते थे। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो बहुत प्रसिद्ध थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, किससे एसोसिएटेड है? शहनाई से। नेक्स्ट देखिए 14, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो आपको बताना है नेशनल एजुकेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 11 नवंबर को या 18 नवंबर को? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेशनल एजुकेशन डे। तो नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 का जो राइट आंसर है वो है 11 नवंबर को, ठीक है। टीचर्स डे नहीं समझना, नेशनल एजुकेशन डे अलग होता है, ठीक है। कहीं 5 सितंबर को आप जो है टिक करके आ जाओ, जो नेशनल एजुकेशन डे है वो अलग है, ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 देखिए, खारिफ क्रॉप प्रोडक्शन इज टेकन। तो खारिफ फसल की पैदावार ली जाती है। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी था, कुछ जल्दी से पढ़ेगा वो बोलेगा जो खारिफ फसल है वो उगाई कब जाती है? तो कब उगाई जाती है जो खारिफ फसल है? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था? 15 का जो राइट आंसर है वो जून जुलाई होना चाहिए था, ठीक है। जून जुलाई में जो है आपकी खारिफ फसल जो है उगाई जाती है। मगर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था? खारिफ फसल की पैदावार ली जाती है, यानी काटी कब जाती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है खारिफ फसल की पैदावार ली जाती है, तो ऐसे नहीं कि हाँ देखो उगाई कब जाती है, कब बोया जाता है उसमें, तो वो जून जुलाई होता है। मगर जब काटी कब जाती है? 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है सितंबर अक्टूबर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, सितंबर अक्टूबर में जो है उसकी पैदावार ली जाती है, किसकी? खारिफ फसल की। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी कर दिया था, इजी सा क्वेश्चन है, मगर आपको गलत करवाने के लिए अगर आप जल्दी से पढ़ते, क्योंकि टाइम कम था, जल्दी जल्दी तो पढ़ना ही था सबने। 16 देखिए, लिवर, मिल्क, एग योक एंड फिश लिवर ऑयल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन। तो लिवर, दूध, अंडे की दर्जी और मछली की लिवर ऑयल से विटामिन का स्रोत है। तो कौन सा विटामिन मिलता है? सबसे पहले अगर हम ये देखें फिश लिवर ऑयल, तो ये हमने देखा होता है किसके लिए, कौन से विटामिन इससे मिलता है? विटामिन ए, B2 या विटामिन डी या विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी का गुड सोर्स क्या माना जाता है? फिश लिवर ऑयल को। बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिश का जो लिवर ऑयल होता है वो विटामिन डी का एक गुड सोर्स होता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। साइंस के क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पूछे गए हैं। 17 है, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिश्रित कृषि क्या है? तो आपको बताना है मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। अनेक फसलों का योजनानुसार उगाना, अनेक फसलों का उगाना तथा पशुपालन, रावी के साथ खारिफ फसल का उगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? तो बताइए मिश्रित कृषि क्या है? 17 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनेक फसलों को उगाना तथा पशुपालन। तो फसलों के साथ जो है आपका पशुपालन जो है वो मिक्स्ड फार्मिंग में आता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 18th है, साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो वो साइंटिस्ट कौन था, वो वैज्ञानिक कौन था जिन्होंने प्रथम बार खोजा कि पृथ्वी सूर्य के जो है चारों ओर घूमती है। तो आपको बताना जैसे सूरज है उसके चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो पहले जो आपके साइंटिस्ट थे वो बोलते थे कि हाँ जो अर्थ है उसके अराउंड जो है सन घूमता था, मगर पहली बार ये खोज किसने की थी? जो सन है उसके अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व करता है। तो बताइए कौन थे वो? आइंस्टाइन थे, डाल्टन थे, न्यूटन थे या कैप्निकस थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का जो राइट आंसर है वो है कैप्निकस, ठीक है। इनका पूरा नाम था निकोलस कैप्निकस। तो इन्होंने जो है ये खोज की थी कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है घूमता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
19th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बताइए केमिकल चेंज कौन सा नहीं है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भोजन का पाचन, हाँ ये तो केमिकल चेंज है, HCl भी निकलता है जो खाने को पचाता है। जल का हिमकरण, तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये आपका कोई केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर होता है, जल का हिमीकरण, ये आपका कोई केमिकल चेंज नहीं है। दूध का दही बनना भी केमिकल चेंज है। फलों का पकना भी जो है आपका केमिकल चेंज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जल का हिमीकरण यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है आपका केमिकल चेंज नहीं है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड, तो पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको बताना है जो प्लांट्स होते हैं जो भोजन बनाते हैं वो किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश श्वासोच्छ्वास या कार्बोहाइड्रोलिसिस, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लांट्स है वो भोजन कैसे बनाते हैं। 20 का राइट आंसर क्या है, 20 का जो राइट आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। तो इसी की जो द्वारा है जो प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 21, द फर्स्ट स्क्रीन इन द विंडो इज कॉल्ड। तो देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन भी पूछे गए, विंडो में पहली स्क्रीन कहलाती है। तो विंडो में जो पहली स्क्रीन होती है, जैसे आप अपना मोबाइल लैपटॉप या अपना जो कंप्यूटर है उसे खोलेंगे तो पहली स्क्रीन आती है उसे क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेस्कटॉप उसे बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आपसे हिमाचल जी के क्वेश्चन पूछे गए, इंडिया जी के, साइंस के और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्क्रीन जो होती है विंडो की वो कौन सी, डेस्कटॉप होती है। 22 को देखते हैं, व्हेन वी डिलीट अ फाइल इट इज गॉन। तो जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चली जाती है, तो कहाँ जाएगी, रिसाइकिल बिन में जाएगी। इतने सिंपल क्वेश्चन है कंप्यूटर के, तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं, रिसाइकिल बिन ढूंढो और आपका आंसर आ गया। जब किसी फाइल को डिलीट करोगे तो कहाँ जाएगी, रिसाइकिल बिन में जाती है। वहां से भी डिलीट कर दी तो फिर वो कंप्यूटर से खत्म हो गई। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। तो इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है। तो देखिए यहाँ पर भी कंप्यूटर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है ब्राउजर कौन सा है। अब देखिए गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम है वो तो हम मोबाइल में भी यूज कर लेते हैं, आपका कंप्यूटर में भी होता है, सफारी भी होता है, ओपेरा भी होता है। ठीक है, मोबाइल में मिल जाएंगे आपको। तो ये सारे आपके वेब ब्राउजर्स है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी यहाँ पूछे गए। अब देखिए यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आ गए। हिंदी देखते हैं हिंदी किस लेवल की पूछी गई है। 24 है, धनवती का पुरलिंग क्या है। तो एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुरलिंग होता है। आपको जो है मेल काउंटर पार्ट बताना है एक तरह से, पुरलिंग क्या होगा। तो धनवती का जो पुरलिंग होगा वो क्या होगा, धनवानी होगा, धनाढ़ होगा, धनवान होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा है, इसका राइट आंसर क्या है, धनवान। ठीक है, धनवान जो है पुरलिंग होगा धनवती का। तो धनवती का पुरलिंग क्या हो गया, वो धनवान हो गया। 24 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सही आपको जो है संधि विच्छेद बताना है। तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद बताना है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली राइट आंसर बताऊंगा। 25 का राइट आंसर क्या है, 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गिरी प्लस ईच। ठीक है, दोनों जो छोटी मात्रा होगी ए की, गिरी प्लस ईच। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर से देखिए संधि विच्छेद का क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो ये कुछ आपके कॉमन टॉपिक होते हैं हिंदी में, जो है पर्यायवाची, विलोम शब्द हो गए, संधि विच्छेद हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आएंगे, हिंदी में और कुछ होता ही नहीं है, यही चीजें होगी, पर्यायवाची, वन वर्ड होंगे, संधि विच्छेद होंगे, समास होगा, संधि होगी, यही चीजें आपसे जो है पूछी जाती है। 26 में देखिए अब संधि विच्छेद फिर से पूछा है, प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। तो 26 का राइट आंसर क्या है, 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगर आप जेल वार्डर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। बस इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे, जेल वार्डर ऑनलाइन कोचिंग ऐसा कुछ लिख के भेज देना, मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। डेली 5 से 6 घंटे जो है हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जी के, इंडिया जी के, मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये 7 के 7 सब्जेक्ट जो है हम आपको पढ़ाएंगे जेल वार्डर के लिए। और डेली 5 से 6 घंटे लाइव क्लास होगी और वो आपको डेली रिकॉर्डेड भी मिलेगी, आप उन्हें बाद में कभी भी देख सकते हो। सारा स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे, कोई बुक तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको लेटेस्ट पैटर्न में टेस्ट सीरीज बना के देंगे, जैसे अभी आपका 100 क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है, उस पर लेटेस्ट पैटर्न पे आपको टेस्ट सीरीज बना के भी देंगे ताकि आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सको। तो एक कंप्लीट सोर्स रहेगा। और पिछले कई सालों में हमारे कई सारे स्टूडेंट जो है हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स जो है क्रैक कर चुके हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करना चाहते हो तो जो है आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी अभी हम हिंदी देख रहे हैं, तो हिंदी के क्वेश्चन आपको बताते हैं, कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको बताना है चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए,
3 होंगे और एक नहीं होगा, ठीक है। शशि, चांद, रजनी और सुधाकर। तो बताइए पर्यायवाची कौन सा नहीं है चंद्रमा का। सिंपल से हिंदी ग्रामर की क्वेश्चन है, इजीली आप इसका आंसर भी बता सकते हो। हिंदी कोई टफ नहीं पूछी गई थी। 27 का राइट आंसर क्या है? 27 का जो राइट आंसर है वो है रजनी। रजनी किसको बोलते हैं? जैसे रात को बोलते हैं, ठीक है, रात होगी आपकी, रात्रि होगी, उसको रजनी बोलते हैं। बाकी शशि, चांद, सुधाकर ये सारे आपके जो है पर्यायवाची है चंद्रमा के। तो रजनी अगर सुनते ही आपको माइंड में स्ट्राइक किया कि हाँ रात को बोलते हैं, तो आप सिंपली जो है इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए 28, अवकाश का विलोम। अब आपको विलोम बताना है यानी अपोजिट बताना है। तो अवकाश का जो है अपोजिट क्या होगा? 28 का राइट आंसर क्या है? 28 का जो राइट आंसर है, सीधा आपको आंसर बताऊं, अवकाश का जो अपोजिट होता है वो अनअवकाश होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अवकाश का अपोजिट वो है अनअवकाश। नेक्स्ट देखिए आह्वान का विपरीतार्थक। अब फिर से अपोजिट ही बताना है, विलोम विलोम बोल दो, विपरीत बोल दो। आह्वान का जो है अपोजिट ही बताना है एक तरह से आपको। तो आह्वान का जो है अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दे रखे, अवा विसर्जन, आह्वान या मन, ठीक है। 29 का राइट आंसर क्या है? 29 का जो राइट आंसर है वो है विसर्जन। आह्वान का जो विपरीत है वो विसर्जन है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। थर्ड है जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए। तो मैंने आपको बताया एक शब्द हो गए, ये आपके आते हैं पर्यायवाची, एक शब्द, समास है, संधि विच्छेद है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए एक शब्द पूछा है, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? अभेदान बोलेंगे, अभीष्ट बोलेंगे, अशातीत बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं बोलेंगे। तो 30 का राइट आंसर क्या है? 30 का राइट आंसर है अभीष्ट। तो अभीष्ट जो है उसे बोलेंगे जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, तो उसका क्या होगा? अभीष्ट होगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 31 देखिए निम्न मुहावरों का सही अर्थ बताइए। तो मुहावरे पूछ ले गई है। अब टोपी उछालना, टोपी उछालने का मतलब क्या होता है? अपमान करना, बहुत खुश होना, शर्मिंदा होना, खुशामद करना। तो टोपी उछालना क्या होता है? किसी की टोपी उछाली मतलब अपमान किया उसका, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 32 देखिए चिराग लेकर ढूंढना। तो चिराग लेकर ढूंढना इसका मतलब क्या हुआ? मुहावरा एक आपका। तो इसका मतलब क्या होता है? अत्यंत दुर्लभ होना, असंभव कार्य करना, अनजान स्थान में भ्रमण करना या पुत्र की मदद से कार्य करना। तो चिराग लेकर ढूंढना मतलब अत्यंत दुर्लभ होना, ठीक है। चिराग लेकर ढूंढना मतलब अत्यंत दुर्लभ होना। 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 33 है गांठ में बांधना। तो इसका मतलब क्या होता है? गांठ में बांधना, मजबूती से पकड़ना, गांठ बांधना, खूब याद रखना या दुश्मनी रखना। तो 33 का राइट आंसर क्या है? 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खूब याद रखना, ठीक है। गांठ में बांधना यानी खूब याद रखना। 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 34 देखते हैं खून सूखना। तो खून सूखना इसका मतलब क्या होता है? डर जाना, कमजोर होना, रोग के कारण जो है रक्त लपता होना या बुढ़ापा आना। तो बताइए खून सूखना इसका मतलब क्या होता है? 34 का राइट आंसर क्या है? 34 का जो राइट आंसर है वो है डर जाना, ठीक है। खून सूखने का मतलब होता है डर जाना। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 35 है निर्भय कौन सा समास है। तो मैंने आपको बोला समास से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए निर्भय पूछ लिया, निर्भय में कौन सा समास है? तो समास वाला टॉपिक भी आपको पढ़ना ही है। तो हिंदी में जो है पूरे के पूरे नंबर आप ले सकते हो, कॉमन टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में भी जो है आप अच्छा जो है स्कोर कर सकते हो। इसमें थोड़ी इंग्लिश जो थी वो आपकी मीडियम लेवल की पूछी गई थी। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे, कुछ ईजी भी थे। बाकी रीजनिंग तो फ्री के नंबर बोलता हूँ मैं। रीजनिंग अगर किसी एग्जाम में आ रही है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, बस टाइम लगता है सॉल्व करने में, मगर सारे नंबर ले सकते हो। और वैसे ही मैथ है, मैथ के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ भी आप इजीली कर सकते हो। गलतियां कहाँ होती हैं? जीके में होती है, क्योंकि जीके पढ़ने को बहुत सारा है, तो पढ़ने को दुनिया भर का कुछ भी पूछ सकते हैं, वहां गलती हो सकती है। बाकी मैथ और रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर भी आप ले सकते हो, बस आपको जो है कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। और हिंदी इंग्लिश भी आपको पता है 10th लेवल की जो है ग्रामर पूछी जाती है। तो ऐसा है अगर 85 नंबर का पेपर था तो सारे क्वेश्चन तो कोई ठीक करके आएगा नहीं कि हाँ बोलो 85 से 81 ठीक हो गए, 82 ठीक हो गए, तो ऐसा नहीं होता। तो जो है गलतियां सबसे होती है। तभी आप देखेंगे पिछली बार भी जो कट ऑफ थी वो 70 इसके अराउंड ही गई थी, ठीक है। 70 से 75 के अराउंड ही गई थी, वो भी 100 में से डॉक्यूमेंटेशन के बाद। डॉक्यूमेंटेशन के 5-6 नंबर नॉर्मली लग जाते थे उस टाइम। तो देखिए अब आपका 100 का पेपर हो रहा है, तो ऐसे नहीं बोलूंगे कि हाँ 95 96 ऐसे नंबर कोई लाएगा, इतने नंबर नहीं ला पाता, चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, ठीक है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, मगर ऐसा आप बोल सकते हो कि हाँ 100 में से 90 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, 10 तो चलो गलतियां हो सकती हैं, मगर 90 तक ठीक कर सकते हो, 80 तक भी ठीक कर सकते हो। तो इस बार की आपको जो कट ऑफ है वो 80 से 90 के बीच में देखने को मिल सकती है। बाकी जो है पेपर पे डिपेंड करता है, अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट डाल दिया तो 80 से नीचे भी कट ऑफ चली जाएगी, अगर पेपर इजी डाल दिया तो ऊपर चली जाएगी, मगर 80 तक तो जो है आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो 100 में से 80 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे अगर सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। 100 में से 80 लाने पड़ेंगे, टारगेट 90 का तो रखना ही रखना है, ठीक है। बाकी जो है एग्जाम को देखने के बाद ही जो है कट ऑफ का आइडिया लगता है, पहले कोई भी नहीं बता सकता आपको कि हाँ इतनी कट ऑफ जाएगी। जब तक एग्जाम नहीं होगा कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता, मगर अपनी तैयारी पूरी रखनी है। सब्जेक्ट आपके सामने है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, साइंस। जो जीके वाला पार्ट है उसमें कम फोकस करना,
हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा करना और मैथ और रीजनिंग में उससे भी ज़्यादा करना, क्योंकि टाइम आपका कम होता है एग्जाम में। 35 देखिए, निर्भय में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या है, अव्ययभाव समास, ठीक है, अव्ययी समास होता है निर्भय में। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 36 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, अब आपको बताना है संज्ञा कौन सा है। 36 का राइट आंसर क्या है, 36 का राइट आंसर है वो है प्राथमिक। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका थोड़ा सा डाउट पे है, प्रथम भी हो सकता है इसका आंसर, प्राथमिक भी हो सकता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। तो ऐसा कोई भी आपका बोले कि हाँ प्रथम, जैसे किसी का नाम भी हो सकता है तो वो संज्ञा बन गया, वैसे प्राथमिक भी आपका संज्ञा होता है। तो 36 का राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 देखते हैं, प्रसंग का विशेषण क्या है। अब आपको प्रसंग का विशेषण बताना है, तो बताइए प्रसंग का विशेषण क्या होता है, डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रासंगिक, ठीक है, प्रासंगिक। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, पिताजी ने कहा कि तुम घर चले जाओ, वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम को इंगित करता है। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है, पिताजी ने कहा कि तुम घर चले जाओ, इसमें आपको बताना है सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन दिए है पिताजी, तुम, घर, जाओ। तो अगर आपके बेसिक जो है हिंदी ग्रामर के अच्छे हैं तो आप इजीली बता सकते हो। सबसे पहले सर्वनाम सोचो क्या होता है, सर्वनाम बोलते हैं प्रोनाउन को, ठीक है, जो नाउन को बदले, जो रिप्लेस करे, जैसे रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, वैसे ही जो संज्ञा होती है उसकी रिपीटेशन से बचने के लिए जो है आपका सर्वनाम यूज किया जाता है। तो पिताजी ने कहा कि यहाँ पर जो है आपका तुम होगा, ठीक है, तुम घर चले जाओ। तुम यानी जो भी होगा उसका बेटा होगा, उसके लिए जो है उसका नाम की जगह जो है उसने तुम यूज कर लिया, तो प्रोनाउन जो है यानी सर्वनाम यहाँ पर क्या है, तुम है। पिताजी ने कहा कि तुम घर चले जाओ, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए 39, किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। तो आपको बताना है, इनमें से 4 आपको दिए, 3 का जो मीनिंग है वो सेम है और एक का अलग है। अब देखिए ऑप्शन क्या देखें, पत्र, पल्लव, प्रस्तर, एता। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अब ऐसे तभी मैंने आपको बोला सारे के सारे क्वेश्चन कोई भी ठीक कर नहीं पाता। तो 39 का राइट आंसर प्रस्तर है इसका, कि बाकियों का 3 का जो है सेम मीनिंग है और ऑप्शन सी का गलत है। तो ऐसे सारे ठीक नहीं होंगे, कुछ गलतियां जरूर होगी आपसे, मगर जो है 90% पेपर जो है आप कर सकते हो अगर अच्छी तैयारी करो। 40 देखते हैं, दूध गाढ़ा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। तो अब देखिए दूध गाढ़ा है, तो आपको दूध की विशेषता टाइप बता रहा है ना, विशेषण क्या होगा, विशेषता बताएगा आपको। देखिए कैसी विशेषता बता रहा है, संख्यावाचक बता रहा है, परिणामवाचक, सर्वनामिक या गुणवाचक। तो गुण ही बता रहा है सिंपल, दूध कैसा है, गाढ़ा है, तो दूध की जो है विशेषता बता रहे हैं, कैसे गुण बता रहा है एक तरह से ना, दूध कैसा है, गाढ़ा है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो हिंदी के इजी क्वेश्चन थे। अब 41 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, अब आपको 4 स्पेलिंग दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको सही स्पेलिंग बतानी है। इक्विलिब्रियम, अब 10th में आपने ये वर्ड सुना होगा इक्विलिब्रियम, तो इसकी स्पेलिंग बतानी है, तो बताइए क्या स्पेलिंग होगी। 41 का राइट आंसर क्या है, 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इक्विलिब्रियम, यानी EQUILIBRIUM, ठीक है, इक्विलिब्रियम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 42, अब यहाँ पर आपको सिनेरियो की सही स्पेलिंग बतानी है, ठीक है, सिनेरियो की सही स्पेलिंग क्या होगी, 4 ऑप्शन देख लीजिए। 42 का राइट आंसर क्या है, 42 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, SCENARIO, सिनेरियो की जो राइट स्पेलिंग है वो ऑप्शन डी है। तो 2 तो आपकी स्पेलिंग वाले क्वेश्चन पूछे। अब देखिए यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द मीनिंग प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब आपको यहाँ पर जो है सिनोनिम बताना है, जैसे यहाँ 54 लिखा है, इसका जो है आपको सिनोनिम मतलब एक तरह से सेम मीनिंग क्या है, ठीक है, थर्स्ट, डिसऑर्डर, बैफल या फ्रस्ट्रेशन। 54 का जो सेम मीनिंग निकलता है वो क्या निकलता है, 43 से निकलता है, ठीक है, डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर जो है इसका करेक्ट सिनोनिम है। 43 का आंसर ऑप्शन बी है। तो सिनोनिम, एंटोनिम, ये आप जो भी एग्जाम देखोगे वहाँ एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम, तो फिर से आपको सेम मीनिंग वाला बताना है। अटायर, अटायर किसे बोलते हैं, ड्रेस को, एटीट्यूड को, क्वालिटी को, अट्रैक्ट को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रेस, ठीक है, अटायर जो है आपका ड्रेस को बोलते हैं, कॉस्ट्यूम को बोलते हैं, ठीक है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको जो है ईडीएम बताना है, ठीक है, मीनिंग बताना है। ईडीएम आपको क्या दे रखा है, टू विन हैंड्स डाउन, तो इसका मतलब क्या होता है सिंपली, तो क्या मतलब होता है, विन आफ्टर स्ट्रगल, विन विदाउट ट्रबल, टू लूज, विन विथ बिग मार्जिन। तो टू विन हैंड्स डाउन इसका मतलब होता है विन विथ बिग मार्जिन। तो जैसे पढ़ने में आपको लग रहा है टू विन हैंड्स डाउन, ये हाथ जो है आपने उठाए भी नहीं और ऐसे भी जीत गए, ठीक है, तो मतलब बड़े ही ज़्यादा मार्जिन से आप जीत गए। तो 45 का आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए, टू पुट हार्ट एंड सोल, तो इसका मीनिंग आपको बताना है। वर्क विद डेडिकेशन, टू बी लेजी, वर्क हाफ हार्टेडली या टू बी आइडल। तो 46 का राइट आंसर क्या है, 46 का जो राइट आंसर है वो है वर्क विद डेडिकेशन। टू पुट हार्ट एंड सोल इसका मतलब होता है वर्क विद डेडिकेशन, ठीक है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से आपका ईडीएम पूछा है, इसका मीनिंग बताना है। ब्रेक वंस नेक, तो ब्रेक वंस नेक इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग वेरी हार्ड टू कंप्लीट द जॉब, गिविंग क्रूअल ट्रीटमेंट, गिविंग क्रूअल डेथ या इन्वॉल्व इन अ क्राइम। तो बताइए 47 का राइट आंसर क्या है,
इसका जो राइट आंसर है वो है वर्किंग वेरी हार्ड टू कंप्लीट अ जॉब। तो ब्रेक वंस नेक इसका मतलब होता है वर्किंग वेरी हार्ड टू कंप्लीट अ जॉब। तो बड़ी ज़्यादा मेहनत करना किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो उसका मतलब होता है ब्रेक वंस नेक। 48 है अ पीस ऑफ केक, ठीक है, अ पीस ऑफ केक बोलते हैं। तो इस ईडियम का मतलब क्या होता है? तो देखिए 4 क्वेश्चन तो ईडियम के पूछे हैं, फिर आपसे एंटोनिम पूछेगा, सिनोनिम पूछेगा, ये आपके जो है कॉमन होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए अ पीस ऑफ केक, तो इसका मतलब क्या होता है? अचीविंग लिटिल सक्सेस डिस्पाइट हार्ड वर्क, समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश, वेरी गुड अचीवमेंट, या पर्सन हैविंग इंप्रेसिव पर्सनैलिटी। तो 48 का राइट आंसर क्या है? 48 का जो राइट आंसर है वो है समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश, ठीक है, कुछ भी आपने जो कार्य किया बहुत इजी तरीके से कर दिया, ठीक है। अ पीस ऑफ केक समथिंग वेरी इजी टू अकम्प्लिश। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए फिर से यहाँ पर जो है आपसे ईडियम पूछा गया, तो टोटल 5 क्वेश्चन तो ईडियम के आ गए। निप समथिंग इन अ बर्ड, ठीक है, किसी चीज को मतलब स्टार्टिंग में जो है उसको दबा देना, खत्म कर देना, ठीक है, एक तरह से। तो इसका मतलब क्या होता है? टू मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, टू फुलफिल बिग ड्रीम्स बाय ऑल मीन्स, टू डिस्ट्रॉय समथिंग बिफोर इट डेवलप्स इनटू समथिंग लार्जर। तो देखिए ऑप्शन सी जो है पढ़ते ही पता लग गया, टू निप समथिंग इन द बड, इसका मतलब टू डिस्ट्रॉय समथिंग बिफोर इट डेवलप्स इनटू समथिंग लार्जर। तो उसको जो है बचपन में यानी जब वो स्टार्टिंग में तभी उसको खत्म कर देना, ताकि वो जो है ज़्यादा जब बड़ा हो तब जाके ज़्यादा बड़ा ना हो पाए, ठीक है, एक तरह से जो बड़ा उसने होना आगे जाके, मगर उसको पहले ही आपने जो है खत्म कर दिया बचपन में, एक तरह से, ठीक है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 50 है, अब देखिए यहाँ एंटोनिम पूछा है, ठीक है, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपको जायंट का एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है। तो जायंट क्या होता है? बड़ा, जैसे जायंट होते हैं ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? ड्वार्फ होगा, छोटा, ठीक है, ड्वार्फ जो हो गया आपका अपोजिट हो गया। तो सिंपल जो है एंटोनिम पूछे। अब नोटोरियस है, इसका एंटोनिम क्या है? अपोजिट क्या है? प्लेंटी है, बैड है, ब्यूटीफुल है, फेमस है। तो 51 का राइट आंसर क्या है? 51 का जो राइट आंसर है, नोटोरियस का जो एंटोनिम होता है वो फेमस होता है। फेमस या फिर पॉपुलर भी होता है ऑप्शन में, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नोटोरियस का जो एंटोनिम है वो फेमस होता है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द करेक्ट एंटोनिम वर्ड फ्रॉम द 4 रिस्पॉन्सेज। अब आपको फिर से जो है इसमें एंटोनिम यानी अपोजिट बताना है। तो कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं आप, तो उसका अपोजिट क्या होगा? किसी को जो है आपने जो है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ कॉम्प्लीमेंट दिया किसी को, तो अपोजिट क्या होगा? क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना करना। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 53 दिया है, ठीक है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, तो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग में आपने क्या करना है? आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आनी है, तो सबसे पहले क्या करना? सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। एग्जाम अगर आपका ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कैसा भी है, ऑनलाइन होगा तो आपका जो है शीट दी जाती है, मगर जो आपका जैसे जेल वार्डर का एग्जाम है ऑफलाइन होगा आपका। तो इसमें आपने क्या करना है? जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर जो है 5 मिनट पहले दे देते हैं और आंसर शीट पूरे टाइम पे देते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आपने थोड़ी सी चालाकी करनी है। क्या करना है? A B C D ऐसे पूरे आपको जो है 26 लेटर्स है इंग्लिश के, वो लिख देने, ABCDEFGHIJK ऐसे करके पूरे लिखने, और उनको नंबरिंग भी कर देनी है 1 2 3 करके, ठीक है। अब कभी भी जो है आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे देखिए नोबल लिखा है, ठीक है, नोबल को जो है यहाँ कोड किया गया है, कैसे कोड किया गया है? QREOH की तरह। अब नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे प्लेट, PLATE, इसको कैसे कोड करेंगे? अब देखो, जो आप इसमें देखोगे ABCD जो आपकी ये अल्फाबेटिक सीरीज है, इसमें N के बाद जो है Q कब आएगा? तो N के बाद आप तीसरे नंबर पे देखोगे जो है Q आएगा, ठीक है। O के बाद तीसरे नंबर पे देखोगे जो है R आएगा। B के बाद तीसरे नंबर पे E आ रहा है, देखिए कैसे, AB, फिर CDE, तीसरे नंबर पे जो है E आया B के बाद। वैसे L के बाद तीसरे नंबर पे E आ रहा है, E के बाद तीसरे नंबर में जो H आएगा, कैसे आएगा? ABCDEFGH, देखिए FGH, तीसरे नंबर में जो है H आया। तो वैसे ही आपको प्लेट में करना है। P के बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? P के बाद जो है तीसरे नंबर पे S आएगा, ठीक है। L के बाद जो है तीसरे नंबर पे क्या आएगा? अब मैंने यहाँ पर पूरी अल्फाबेटिक सीरीज लिखी है, मैं एकदम से यहाँ से देख के आंसर बता सकता हूँ। L के बाद तीसरे नंबर पे O आ रहा है, A के बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा? D आ रहा है, ठीक है। SOD कहाँ पर है? यहाँ पर आपका A और B में। चलो एक और देख लेते हैं। T के बाद तीसरे नंबर पे W आ रहा है, तो SODW, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 53 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो अल्फाबेटिक सीरीज लिख दोगे, एकदम से आंसर आ जाएगा। अब देखिए फिर से अल्फाबेटिक सीरीज से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखिए यहाँ ए लिखा है, ए के बाद डी है, 2 छोड़ के, बी और सी छोड़ के डी है, फिर डी के बाद जी आ रहा है, डी के बाद जी क्या आ रहा है? 2 छोड़ के, ई और एफ को, जी के बाद क्या आएगा? जे आएगा, एच और आई को छोड़ के यहाँ जे आएगा। तो जे कहाँ देखा? ऑप्शन स्टार्टिंग में देखिए ऑप्शन डी में, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखिए कितने जल्दी रीजनिंग के जो है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेज में डेली हम रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, जो आपके टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होते हैं, और जल्दी से आंसर निकालना सिखाते हैं आपको, क्योंकि टाइम कम होता है इन पेपर में और जो बच्चे हैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो मेन जो
है रीजनिंग और मैथ्स ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो और टाइम ज़्यादा लेते हो तो उसका फायदा नहीं है, टाइम जो है कम लगना चाहिए। तो आपने देखा ए के बाद 2 छोड़ा डी आया, 2 छोड़ा जी आया, 2 के बाद छोड़ोगे तो जे आएगा। तो जे देखना स्टार्टिंग में ऑप्शन मिक्स में, अगर 2 जगह होता फिर हम और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मगर हम देखा जे तो पहले यहाँ पर दे रखा, जे देखिए डी ऑप्शन में, तो इसी को कलेक्ट कर दो, कहीं पर जे आपका पहले में दे ही रखा। अब नेक्स्ट देखिए 55 है, यहाँ बॉक्सर दे रखा है, ठीक है, बॉक्सर जो है बी लिख लेते हैं, ओ एक्स ई आर, ठीक है, बॉक्सर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, बॉक्सर है, और इससे जो कोड किया गया ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू, ऐसे कोड किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विजिट, वी आई एस आई टी, इसे कैसे कोड करेंगे। अब देखिए बी है फिर ए आ रहा है तो -1 हो रहा है, ओ से पहले, ओ के बाद जो है 2 आ रहा है यानी +2 हो रहा है, ठीक है, एक्स से पहले जो है डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, एक्स से पहले डब्ल्यू आ रहा है यानी -1 हो रहा है, फिर आपका ई के बाद +2 करोगे तो जी आएगा, आर से पहले क्यू आ रहा है -1, तो कोड क्या बना -1 +2 -1 ऐसे। तो वी से पहले क्या आएगा, माइनस करना है आपको 1, तो वी से पहले टी आ रहा है, ठीक है, टी आ रहा है यहाँ पर, सॉरी वी से पहले क्या आ रहा है, वी से पहले यू आ रहा है, ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज में देखोगे मैंने आपको बोला था ABCD वो लिख देना। अब आई के बाद 2 देखना है आपको, आई के बाद 2 क्या आ रहा है, के आएगा, तो यू के कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी और डी में दे रखा है, थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप देखोगे ऑप्शन में क्या है, आर के दोनों में, तो लास्ट वाले देख लो लास्ट में क्या होगा, तो लास्ट में क्या होना है, यहाँ -1 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, -1 हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यहाँ -1 होगा, तो टी से पहले क्या आएगा, टी से पहले एस आएगा, तो यू के और एस लास्ट में एस होगा, ठीक है, बीच के 2 आर के आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये होती है टेक्निक जल्दी से सॉल्व करने की। तो 55 का राइट आंसर क्या है, 55 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो जल्दी से सॉल्व करना है, रीजनिंग में टाइम नहीं लेना है। अब देखिए, जस्ट एज बर्ड्स आर रिलेटेड टू फेदर इन द सेम वे फिश इज रिलेटेड टू वर्ड, जैसे पक्षी जो है पंख से संबंध है, ठीक है, पक्षी का जो संबंध है वो पंख से है, तो मछली का संबंध किससे होगा, मछली का जो संबंध है वो गलफड़ों से होगा, पंख यानी फिन से होगा, पूंछ से होगा या स्केल से होगा, तो इसका राइट आंसर है फिन, ठीक है, फिन होते हैं, ठीक है, जैसे पक्षी के पंख होते हैं वैसी मछली के क्या फिन होते हैं, ठीक है, जो मछली के पंख बोलो उनको फिन बोलते हैं, ठीक है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पंख तो नहीं बोल सकते मगर फिन होते हैं, ठीक है, 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 57 है, इफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 21 विच आर डिविजिबल बाय 2 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच नंबर विल बी एट 6 पोजीशन फ्रॉम द राइट। तो कहना चाहते हैं यदि 1 से 21 तक सभी संख्याओं को 2 से विभाज्य किया जाए तो आपको बताना है आरोही क्रम में, ठीक है, तो 2 से यानी 2 से डिविजिबल कौन होंगे, 1 से लेके 21 तक, ठीक है, 1 से लेके 21 तक 2 से डिविजिबल कौन से हैं, 2 भी डिवाइड होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, फिर 18 होगा और फिर 20 होगा, ठीक है, 20 होगा, तो ये सारे डिविजिबल है 2 से। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने थे यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, 2 4 6 बढ़ रहा है ना क्रम। अब आपको बताना है राइट से छठे स्थान पे कौन सा है, ठीक है, आपको छठे स्थान में बताना है राइट से दाएं ओर से, तो 1 2 3 4 5 6, राइट से जो है आपका छठे स्थान पे 10 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर 10 है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। 58 देखिए, अब फिर से आपको कोड वाला बता रखा है, ये भी मैंने आपको बोला अल्फाबेटिक सीरीज अगर आप लिख दोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहां से सॉल्व हो जाएंगे। अब ऐसे जैसे आप फ्लावर्स लिखोगे उसके नीचे जो है कोड लिखोगे EKNVD QR। अब आप देखोगे F और E में क्या रिलेशन है, ठीक है, F और E में क्या रिलेशन है, -1 हो रहा है, एक पीछे जा रहा है। L और K में क्या रिलेशन है, L और K में -1 हो रहा है, O से पहले N आ रहा है, फिर देखिए W से पहले V आ रहा है, E से पहले D आ रहा है, R से पहले Q आ रहा है, S से पहले R आ रहा है, तो देखिए एक पीछे जा रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर सुप्रीम लिखा है SUPREME, तो S से पहले क्या आएगा, देखिए S से पहले R है अल्फाबेटिक सीरीज में, U से पहले क्या है, U से पहले T है, तो RT देखिए कहाँ पर दे रखा है, B और ऑप्शन D में दे रखा है, तो R और T दे रखा है आपके ऑप्शन B में। फिर देखिए P से पहले क्या आएगा, P से पहले O आ रहा है, R से पहले क्या आ रहा है, Q आ रहा है, तो RT OQ कहाँ दे रखा है, ऑप्शन D में दे रखा है। तो 58 का राइट आंसर क्या है, 58 का जो राइट आंसर ऑप्शन D है। तो देखिए अल्फाबेटिक सीरीज लिखी होती है तो एकदम से आंसर आ जाता। अब देखिए यहाँ पर फिर से अल्फाबेटिक सीरीज वाला क्वेश्चन है, Z से X आया, फिर V आया, फिर T आया, फिर R आया, फिर P आया, फिर क्या आएगा, तो देखिए अल्फाबेटिक सीरीज में लिखोगे Z से X कब आया, एक छोड़ के आया, X से V कब आया, एक छोड़ के आया, वैसे ही आपका R से P कब आ रहा है, R से P एक छोड़ के आ रहा है, तो P से एक छोड़ के यानी O छोड़ के क्या आएगा, N आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 50 का राइट आंसर ऑप्शन C है। तो रीजनिंग बहुत ईजी है अगर आपने प्रैक्टिस करी हो। अब देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, अ मैन टोल्ड दैट हर फादर इज ओनली सन ऑफ माय मदर, व्हाट इज द वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो क्वेश्चन में कहना चाहता है एक महिला को का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने बताया, ठीक है, तो एक मान लीजिए मैन है और क्या है, एक वुमेन है, ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है जो मैन है, तो वो क्या बोलता है, एक महिला का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने बताया कि उसका पिता मेरी माता का इकलौता पुत्र है। तो उसका जो पिता है
वो मेरी माता का यानी उसकी मम्मी का जो है इकलौता पुत्र है, यानी वो खुद है, ठीक है, इकलौता पुत्र है तो वो खुद होगा। तो ये जो है वुमेन क्या है, वुमन का क्या है, फादर हुआ, ठीक है। तो इसमें बोलना चाहता है इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन अ मैन टोल्ड दैट हर फादर, यानी वो वुमन है उसका फादर, यहाँ मैंने एफ लिख दिया, ठीक है, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी उसकी जो मदर है उसका एकलौता सन है, तो वो खुद ही हुआ उसका फादर, ठीक है। तो इसमें जो आपको बताना है वुमन रिलेशन टू दैट पर्सन, तो वुमन क्या हुई, उसकी डॉटर हुई यानी पुत्री हुई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो जल्दी से सॉल्व हो सकता है, अगर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, मैं जल्दी से सॉल्व करना चाहूँ मैं सीधा लिखूंगा। देखिए वाइल आइडेंटिफाइंग सुमन सरला साइड, तो सुमन है, ठीक है, सुमन है और सरला ने उसे देखते हुए कहा, ठीक है, सरला ने उसे देखते हुए कहा, क्या कहा, हर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी सुमन की जो मदर है इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो उसकी जो मदर है उसकी एकलौती डॉटर है, तो वो खुद हुई, तो यानी उसकी मदर हुई, ठीक है। तो उसका रिलेशन सरला का सुमन से क्या रिलेशन है, तो सरला का सुमन से रिलेशन क्या है, वो उसकी मदर है, ठीक है, माता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो जल्दी से सॉल्व हो गया, देखिए पढ़ते ही। अब 62 में देखिए यहाँ कोड लिख रखा है, तो डेफ लिख रखा है DEAF, इसका कोड क्या है 4516। अब मैंने आपको बोला था अगर आपने अल्फाबेटिक सीरीज लिखी होती ABCDEFG, ठीक है, ऐसे लिखी होती, मान लीजिए लिखी होती, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसको अगर आप ऐसे जो है करते नंबरिंग, तो देखिए डी के नीचे 4 आ रहा है, ई के नीचे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, ई के नीचे 5 आ रहा है, ई के नीचे 5 आ गया, वैसे ए के नीचे 1 है, एफ के नीचे 6 है। तो देखिए जो अल्फाबेटिक सीरीज है वही कोड आपका यहाँ पर दे रखा है। तो हाइड के नीचे लिखना था आपको, हाइड के नीचे क्या आना था, तो हाइड के नीचे क्या आता है, डी आपका चौथे नंबर में आता है, ई पांचवें में आता है, तो 4 5 का है यहाँ पर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो बहुत ईजी रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब देखिए रैट लिखा है, तो रैट लिख रखा है 39 है और कैप क्या है 20 है, तो देखिए ये कैसे आएगा, रैट क्या होता है RAT, ठीक है, आर की जो पोजीशन है अल्फाबेटिक सीरीज में वो 18 है, ए की क्या होती है 1 पहली पोजीशन होती है, टी की पोजीशन 20 होती है, इसको ऐड करोगे कितना आया 39। तो वैसे पेन की निकालनी है PEN, तो पी की पोजीशन क्या होती है, पी की 16 होती है अल्फाबेटिक सीरीज में, मैंने आपको बोला था अल्फाबेटिक सीरीज लिखना और उसे नंबरिंग कर देना। फिर ई की 5 है और एन की पोजीशन क्या है, एन की पोजीशन 14 है, इसको ऐड करोगे कितना आएगा, इसको ऐड करके 35 आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट नरेंद्र वॉकड 8 किलोमीटर इन द वेस्ट, देन टर्न राइट एंड वॉकड 8 किलोमीटर, फाइनली ही वॉक 25 किलोमीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। तब आपको क्या करना है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, डायरेक्शन लिख दो। अब इसमें बोल रहा है किसी निश्चित बिंदु से नरेंद्र पश्चिम की ओर जो है 8 किलोमीटर चलती है, तो पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की तरफ जो है 8 किलोमीटर चली, फिर बोल रहा है वो दाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर और चली, फिर वो दक्षिण पूर्व में यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कितना जा रही है 25 किलोमीटर जा रही है। तो ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, आपको ये डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है जो है पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पर 64 होता है, तो इसको प्लस करोगे 128 हो जाएगा, 128 का रूट करोगे ये आपसे निकलेगा नहीं, और फिर आपको इसमें से माइनस करना था 25 में से और आंसर आना था। तो इनमें से जो ऑप्शन है वो कोई भी नहीं होगा, ठीक है, जो भी आपको ऐसा लगे कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब देखिए 128 का रूट निकालोगे तो आप ऐसे ही चकरा जाओगे कि हाँ ये करना, तो इसका जो राइट आंसर था वो इनमें से कोई नहीं था, सारे ऑप्शन आपको गलत दिए हुए थे, ये आपका टाइम खराब करना चाहते थे। अब आप इस क्वेश्चन में लगे रहते हैं, मान लीजिए आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, हाँ रूट 128 करके आप इसकी जो है वैल्यू निकालते हैं, फिर माइनस करते हैं, और आपका जो है 5 मिनट लग जाते हैं इस क्वेश्चन में, तो 1 घंटे में से 5 मिनट तो आपके एक क्वेश्चन में चलेंगे, तो बाकी देखिए 84 क्वेश्चन है, तो कितना टाइम लगना था आपको, आपसे क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट ही नहीं होने थे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहा, ठीक है, उसको छोड़ दो, जो है पूरा पेपर पहले अटैम्प्ट करना है, लास्ट में देख लेना अगर टाइम बचे, मगर पेपर पूरा अटैम्प्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 85 आपके क्वेश्चन पूछे, तो उसमें से आपने मान लीजिए 60 क्वेश्चन सही भी कर लिए, ठीक है, बाकी आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो उसका फायदा ही नहीं होगा, ठीक है, और आप ज़्यादा कर सकते थे क्योंकि टाइम नहीं बचा था, आप अटैम्प्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे ही इस बार 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा उसे छोड़ देना, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, लास्ट में देख लेना, मत पेपर पहले पूरा अटैम्प्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सबसे बड़ी बात है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो अटैम्प्ट तो पूरा करना है, अगर टाइम लग रहा है छोड़ दो, लास्ट में देख लेना, क्योंकि टाइम का ही सारा खेल है। यहाँ पर क्वेश्चन इजी है, आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए मैंने अभी पेपर के, सारे इजी हैं, बस टाइम का जो है मेन है, 1 घंटे में 85 क्वेश्चन मुश्किल होते हैं। वैसे ही इस बार 100 क्वेश्चन है, शायद 1.5 घंटे का टाइम मिले, मगर मुश्किल होता है, मैथ और रीजनिंग में टाइम लगता है। 65 देखिए, कंप्लीट द गिवन सीरीज। अब यहाँ देखिए सीरीज दे रखी है, सीरीज क्या दे रखी है, 1 से लेके 3 आया, 3 से 5 आया, 5 से 9 आया, ठीक है, तो 1 से 3 कैसे आएगा, अगर 1 में आप जो है 2 इंटू करो और +1 करो, ठीक है, वैसे 3 में आप 2 इंटू करो 6, 2 इंटू करोगे तो 6 होगा और -1 करोगे तो 5 हो गया, सॉरी
ये वाला मेथड नहीं लग रहा, एक बार मैं और देख लेता हूँ। 1 से 3 गया तो 2 बढ़ा, 3 से 5 गया तो 2 बढ़ा, 5 से जाएगा 2 बढ़ेगा तो आपका 7 होगा, तो यहाँ पर 7 आना चाहिए था बीच में। तो देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। अब एक और देख लेते हैं, आपका यहाँ पर जो है एच और डी दे रखा है स्टार्टिंग में, तो देख लेते हैं जी से एफ के बीच में क्या है। जी से एफ एक पीछे जा रहा है, फिर ई जा रहा है, तो ई से एक पीछे डी आएगा, फिर सी आएगा, तो D7 होना चाहिए, तो D7 U है। तो देखिए इजीली आंसर आ गया। तो कुछ ना कुछ मेथड लगा के देखना कि कैसे बन रहा है। जैसे 1 से 3 गया तो 2 बढ़ा, 2 बढ़ा 5 आया, 2 से बढ़ेगा तो 7 आएगा, 2 बढ़ेगा तो 9 आएगा, फिर जी एफ, ये अल्फाबेटिक सीरीज में देखना इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ऐसा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 66 देखिए, Raman stands 10th from the bottom in a class of 31 students. What will be his position from above? तो कहना चाहता है रमन एक कक्षा में जिसमें 31 विद्यार्थी है, नीचे से 90 स्थान में, तो ऊपर से उसकी क्या जो है पोजीशन होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने ट्रिक जो है समझ रखी है, ट्रिक बोले या मेथड बोलो। जब कभी भी बोले कि हाँ टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो आपको दे रखे हैं तो लिख देना 31 यहाँ जैसे बोले हैं, फिर बोला है ऊपर से, यहाँ पर बोला है नीचे से जो पोजीशन है वो कितनी है, वो है 9, ठीक है, तो -9 कर दो और उसमें +1 करना, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो नीचे से अगर बोली होती 11 भी बोली होती तो -11 करता और +1 कर देता, मेरे को ऊपर से पोजीशन मिल जाती, ठीक है। तो 31 में से जो है आपको 9 माइनस करने हैं, तो कितना बचेगा, ये आपका 22 बचेगा, +1 करोगे तो 23 आएगा, तो इसका राइट आंसर 23 है। तो देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब अगर आपको मेथड पता है। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए बोले एक कक्षा में 50 बच्चे हैं तो 50 लिख देना, जो नीचे से पोजीशन है वो बोल दे कि आपकी 24वीं पोजीशन है तो -24 कर देना और +1 करना बस, तो आपको ऊपर से पोजीशन पता लग जाएगी। तो ऊपर से कितनी होगी, ऊपर से जो है आपकी -24 करोगे 26, 27वीं पोजीशन जो है ऊपर से होगी। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये मेथड से होता है सॉल्व, वैसे भी कर सकते हो मगर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। 67 बोल रहा है, यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बैल कहा जाए, बैल को मुर्गा और मुर्गे को हाथी और हाथी को गधा कहा जाए, तो बताइए कि एक किसान किससे खेती करता है। तो जो किसान है वो बैल की मदद से खेती करता है। तो देखिए बैल को क्या कहा गया है, बैल को जो है मुर्गा कहा गया है। तो 67 का राइट आंसर क्या है, 67 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ठीक है। किससे खेती करेगा, मुर्गा से, क्योंकि बैल को जो है मुर्गा कह रहे हैं यहाँ पर, तो मुर्गा जो है उससे करेगा, क्योंकि बैल से करता है, बैल का मगर जो कोड है यहाँ पर वो दे रखा है मुर्गा। 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। 68 देखते हैं, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए फिर से यहाँ पर जो है आपको बताना है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब देखिए 2 से 6 कैसे आएगा, 2 से 6 कब आएगा, जब इंटू 2 और +2 करोगे, 2 इंटू 2 4 +2 6 हो गया। 6 से 14 कब आएगा, 6 इंटू 2 करोगे तो कितना है 12, +2 करोगे तो 14 आ गया। वैसे ही 14 से 2 इंटू करोगे 28 आएगा, +2 करोगे तो 30 आएगा। तो बीच में आपका 30 होना चाहिए। 30 कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है। एन स्टार्टिंग में है दोनों में, तो हम लास्ट का निकालते हैं। लास्ट देखते हैं SPM और आगे क्या आएगा, तो अल्फाबेटिक सीरीज में देखता हूँ SPM, 2 छोड़ के J आना चाहिए, तो J कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 69। अब आपको यहाँ पर बताना है, जैसे अस्पताल डॉक्टर से रिलेटेड है, वैसे ही विद्यालय किससे रिलेटेड होगा, विद्यालय जो है कक्षा से, विद्यार्थी से, शिक्षा से या शिक्षक से। तो बताइए 69 का राइट आंसर क्या है। 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिक्षक। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर है इलाज करता है, वैसे विद्यालय में कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा, शिक्षक पढ़ाएगा। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 17 देखते हैं, बेमेल शब्द जो है आपको छांटना है, तो इनमें से 3 एक जैसे हैं और एक जो है आपका अलग होगा, ठीक है। तो फेफड़ा हो गया, रक्त हो गया, गुर्दा हो गया, यकृत हो गया। तो इसमें देखिए बाकी अंग है, जो रक्त है ये आपका ये अंग नहीं है, ठीक है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, बी जो है अलग है। अब आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, तो मैथ्स के जो है 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अब देखिए आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। रमेश ने एक हलवाई की दुकान का व्यवसाय रुपये 13,000 की पूंजी से आरंभ किया। 6 माह के बाद मोहन इस व्यवसाय में जो है कुछ पूंजी के साथ जो है सम्मिलित हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक का जो है लाभ जो हुआ है वो कितना हुआ है, वो बराबर है, तो आपको बताना है जो आपका बाद में आया, कौन आया बाद में, मोहन आया, उसका निवेश कितना था, ठीक है। मोहन का निवेश बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है जो रमेश है, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, एक रमेश है और एक कौन है, एक है यहाँ पर मोहन, ठीक है। मोहन और रमेश, रमेश ने जो है आपका यहाँ पर कन्फेक्शनरी यानी हलवाई का जो है काम शुरू किया, कितने रुपए से, 13,000 रुपये से जो है उसने शुरू किया। इनटू कितने टाइम तक, 1 साल के बाद जो है उनका लाभ हुआ वो बराबर हुआ, दोनों को जो है
एक जैसा जो है पैसे जो है प्रॉफिट मिला। तो 12 महीने तक रमेश ने इन्वेस्ट किया, एक साल में 12 महीने होते हैं। वहीं मोहन जो था उसने कितने रुपए किए हमें पता नहीं है, मगर उसने 6 महीने बाद आया, यानी 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक ही उसके पैसे इन्वेस्ट रहे। एक साल बाद बोल रहा है ना, तो 6 महीने बाद तो वो आया, 6 महीने के बाद जो है एक साल हो गया, टोटल जो है 6 प्लस करके आपका एक साल होता है, ठीक है। तो 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने के लिए उसके इन्वेस्ट रहे। तो जो रमेश था उसके 12 महीने तक 13,000 इन्वेस्ट रहे। बस आपको क्या करना है, ये एक्स है यहाँ पर, 6 यहाँ लिखा है, इसको 6 को यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक है, उस तरफ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 1 जा 6 2 जा 12। 13,000 को 2 से इंटू करो तो 26,000 हो गया। तो जो मोहन है उसने 26,000 इन्वेस्ट किए थे। तो 71 का जो राइट आंसर है वो 26,000 है। रमेश 13,000 करेगा 12 महीने के लिए, और जो मोहन था उसने 26,000 किए 6 महीने के लिए, तभी उनका जो प्रॉफिट है वो लास्ट में एक साल बाद सेम हुआ। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 72 देखिए, व्हाट इज नंबर एडजेसेंट टू 547, ठीक है। 547 के जो आपको एडजेसेंट नंबर बताना है जो कि डिविजिबल है 11 से। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले 11,457 को कैसे करोगे, 11 4 जा हो गया 44, ठीक है, 44 हो गया, 1 बचा 7 ये रहा, फिर 11 1 जा 11 होता है, 6 बचा। तो देखिए 6 रिमाइंडर आ रहा है, 6 आपका रिमाइंडर आ रहा है, फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 11 को डिवाइड किया 4 5 7 से, यहाँ पर आपका 4 जा 44 हुआ, 1 बचा, 7 आया, अब 11 1 जा 11 होता है, रिमाइंडर कितना है 6 आया, 6 आया आपका रिमाइंडर। तो 4 5 7 से जो है आपको क्या माइनस करना है, 4 5 7 से 6 माइनस कर दो, ये कितना आएगा 4 5 1। तो 4 5 1 है, ये आपका 11 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 4 5 1 11 से डिविजिबल होता है, इसमें 11 प्लस करोगे तो कितना आएगा 4 6 2 आएगा। तो ये दोनों ही नंबर जो है 11 से डिविजिबल होते हैं। तो आपको बताना है 4 5 7 के पास कौन सा नंबर है। तो 4 5 1 तो दूर हो गया, 4 6 2 है, ये पास है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सबसे पास जो डिविजिबल है ये है, होते तो दोनों है मगर ये पास वाला डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब देखिए 25 को आपको डिवाइड करना है 0.005 से, तो इसको कैसे करेंगे, 25 लिखो, नीचे कितना लिखा है 0.1 2 3 और 5, ठीक है। तो 4 डिजिट के बाद 0 है, तो 0 हटाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 4 0 लगा दो, 1 2 3 4। अब 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तो कितना हो गया, ये आपका बच रहा है 50,000। तो 50,000 कहाँ दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया, तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है। तो इसको डिवाइड करोगे तो 50,000 आना चाहिए था। 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब 74 देखा है, एवरेज दे रखा है आपको 5 10 15 और एक नंबर है x, उसका 20 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 4 नंबर है, 5 है 10 है 15 है, और जो चौथा नंबर है वो x से पता नहीं कितना है, तो 4 से डिवाइड करो तभी एवरेज निकलेगा, वो कितना है 20 बता रखा है। तो 5 प्लस 10 हो गया 15, 15 प्लस 15 30 हो गया, 30 प्लस x, जब 4 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई करो 80 आया। तो यहाँ देखिए 30 प्लस में उधर जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 80 में से जब 30 जाएगा तो 50 होगी। तो इसका राइट आंसर x की वैल्यू 50 है। 74 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो मैथ के बहुत ईजी क्वेश्चन थे। अब देखिए 75, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इज 5% मोर देन 600, तो 600 का 5% ज़्यादा बताना है। तो पहले 600 का 5% निकाल दो, इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो 5% आ जाएगा, 2 0 से 2 0 के, 6 इंटू 5 30 हो गया। तो 600 प्लस 30 ऐड कर दो, 5% ज़्यादा आ जाएगा, कितना हो गया 630। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब सीरीज दे रखी है, ठीक है। सीरीज देख रखिए, यहाँ देखा 30 के बाद 24 आया, यानी 6 का गैप है, 24 के बाद 19 आया, यानी 5 का गैप है, 19 के बाद 15 आया, यानी 4 का गैप है, फिर आपका 3 का गैप होगा, देखिए एक एक डिक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ 12 आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 77, सिलेक्ट एंड सेपरेट द फॉरेन वन, तो आपको इसमें से जो है अलग वर्ड बताना है, ठीक है। 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, पृथ्वी यूरेनस सूर्य बुध। तो देखिए प्लेनेट कौन कौन से, पृथ्वी भी प्लेनेट है, यूरेनस भी प्लेनेट है, बुध भी प्लेनेट है, जो सूर्य है ये प्लेनेट नहीं है, ठीक है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं 78 के, एन एथलीट रन्स अ 200 मीटर रेस इन 24 सेकंड्स, हिज स्पीड इज, तो एक एथलीट है वो 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में दौड़ता है, तो उसकी चाल क्या है, स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 200 मीटर का है, टाइम कितना है 24 सेकंड लगा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो आपके ऑप्शन है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी किलोमीटर पर हार है, मगर ये जो आपका बनेगा मीटर पर सेकंड बनेगा, क्योंकि यहाँ मीटर में देखिए जो आपकी डिस्टेंस है और टाइम जो है सेकंड में दिया है। तो इसको आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका किलोमीटर पर हार में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ के, जब मैथ में पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में कैसे बदलते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 12 आ गया, यहाँ आपका 100 आ गया, ठीक है, 100 आ गया, यहाँ पर 5 1 जा 5 20 जा हो गया, ठीक है, 20 जा हो गया, 6 जा हो गया, 10 जा हो गया, 6 3 जा, और 10 इंटू 3 हो गया 30। तो 30 इसका राइट आंसर है, 30 किलोमीटर पर हार। 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 79 देखिए,
The cost of one book is 340. If a salesman sell it at a profit of 18%, then the selling price of the book. तो एक बुक है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो है 340। एक किताब की लागत 340 है। यदि एक सेल्समैन इसे 18% के लाभ पर बेचता है तो किताब का विक्रय कितना होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस बताना है। तो 340 जो है उसका कॉस्ट प्राइस है। अब उसे 18% प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी 118 करेंगे, ठीक है, 100 में प्लस करके डिवाइड बाय 100, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 18% लाभ में कितना बेचेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर जीरो है, जीरो से जीरो कट करो, 34 को 118 से इंटू करोगे तो 4012 आएगा, डिवाइड बाय 10 है तो एक पॉइंट लगाएंगे 401.2, तो ये इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 80 है, इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स विजय रैंक इज 14 फ्रॉम द टॉप, व्हाट विल बी हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। अब देखिए मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें बोला है एक जो कक्षा है उसमें टोटल छात्र कितने, 43 छात्र हैं। जो विजय है उसका स्थान ऊपर से 14वां है, तो माइनस कर देना 14, आपको जो है नीचे से स्थान मिलेगा जब +1 करोगे, ठीक है। ऊपर से स्थान को माइनस कर दो और +1 कर दो, नीचे से स्थान मिल जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट जो थे उसमें से ऊपर का स्थान माइनस किया और +1 किया और आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 80 का राइट आंसर क्या है, 80 का राइट आंसर 30 है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि हाँ बनाने लग जाऊँगा फिगर 1 से 43 तक, फिर देखोगे ऊपर से स्थान क्या नीचे से, बस एक मेथड है इसको यूज़ किया और आपका आंसर आ गया। अब टोटल मैंने आपको बोला था 85 क्वेश्चन पूछे थे, इस बार 100 क्वेश्चन आएंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन आपकी फिनिश हो गई है। तो इंग्लिश के 5 क्वेश्चन थे, वो सेक्शन में ही थे, ये मैं डालना भूल गया था तो मैंने लास्ट में डाल दिया, ठीक है। 5 आपके जो है फिल द ब्लैंक्स इंग्लिश के आए हुए थे। तो डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, ही बीट द बॉय डैश अ स्टिक। तो जो ये है इसका राइट आंसर क्या होगा, ही बीट द बॉय डैश अ स्टिक। तो किसके साथ, स्टिक के साथ बीट किया, ठीक है। तो यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स क्या आएगा, 81 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है, विथ अ स्टिक। ही बीट द बॉय विथ अ स्टिक, ठीक है, किसके साथ, स्टिक के साथ। नेक्स्ट है 82, शी इज सिक डैश हर लाइफ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, शी इज सिक विथ हर लाइफ, फ्रॉम हर लाइफ, ऑफ हर लाइफ या बाय हर लाइफ। तो इसका राइट आंसर क्या है, 82 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, शी इज सिक विथ हर लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं 83, आई कैन राइट अ बुक डैश ऑन ग्रामर। तो आई कैन राइट अ बुक, इसका राइट आंसर क्या होगा, 83 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑन ग्रामर, ठीक है। आई कैन राइट अ बुक ऑन ग्रामर। नेक्स्ट है अवर क्लोथ्स वेयर सोक्ड डैश वाटर। तो अंडर वाटर, इन वाटर, ऑन वाटर, विथ वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है इन वाटर, अवर क्लोथ्स वेयर सोक्ड इन वाटर। नेक्स्ट है लास्ट, आई बॉट दिस शर्ट डैश 50% डिस्काउंट। तो आई बॉट दिस शर्ट ऑन 50% डिस्काउंट, एट 50% डिस्काउंट, बाय या इन। तो बताइए 85 का आंसर क्या है, 85 का जो राइट आंसर है वो है एट। आई बॉट दिस शर्ट एट 50% डिस्काउंट। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जेल वार्डर के, जो आपके पिछले 2019 में पूछे गए थे। तो 4 साल बाद जो है आपकी वैकेंसीज आ रही है, टोटल 91 वैकेंसीज है। तो पेपर आपको कैसा लगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे को बता देना, इजी लेवल का था या नहीं था। वैसे तो इजी था मेरे अकॉर्डिंग, जो इजी था पेपर, और इसमें जो टाइमिंग थी वो 1 घंटे थी, इसलिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि 1 घंटे में 85 क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। बाकी पेपर का लेवल इतना मुश्किल नहीं था। और कट ऑफ मैंने आपको बताई कि जो 100 नंबर में थे उसमें से जो है 66 से लेके 75 तक जो है आपकी कट ऑफ जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिली थी। जो ये क्या है, कैटेगरी वाइज भी वेरी करेगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है वेरी करती है। तो 100 में से इतनी कट ऑफ जा रही थी, ठीक है, आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई नॉर्मल स्टूडेंट होता है 4 से 5 नंबर उसे लग जाते हैं, ठीक है। तो 4-5 नंबर लग गए तो मान लीजिए आपके 70 नंबर भी आ गए होंगे 85 में से, या 68 भी आ गए होंगे, तब भी किसी किसी बच्चे का जो है सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसकी अलग अलग जो है कट ऑफ जाती है। नेक्स्ट, अगर आपने हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 7018186561 पे। पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। इस बार जो पुलिस का एग्जाम है वो भी आपका 100 नंबर का ही होने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है नहीं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, साइंस, ये कॉमन सब्जेक्ट है, ये आपके दोनों में ही आते हैं। तो दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। और हमारी ये मंथली फीस नहीं है, वन टाइम फीस है, ठीक है। 2000 रुपये जो है ये वन टाइम फीस है। जब तक एग्जाम नहीं होगा, चाहे 6 महीने लगे चाहे 1 साल लगे, तब तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। डेली 5 से 6 घंटा लाइव क्लास होगी, और जो है आपको लाइव क्लास डेली रिकॉर्डेड मिलेगी। सारा स्टडी मटेरियल, अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज हम बना के देंगे, एक कंप्लीट सोर्स रहेगा, इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी HP एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JOIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ।
कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 86289628 पर अभी व्हाट्सएप करें।